हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने वाला हूं। जो एग्जाम डेट है वो है अपना 3 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट। तो 3 दिसंबर को यानी कि 3 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो एसएससी सीजीएल प्री का पेपर हुआ था उसमें मैथ के जो भी 25 क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। बाईलिंगुअल वीडियो है यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले इसके पहले मैंने ऑलरेडी 8 सेट्स को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दिसंबर के जो कुल मिलाकर 8 शिफ्ट बन रहे हैं सबको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से उन्हें पहले देख लीजिए। ठीक है, उन्हें देखने से हुआ क्या कि जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस पार्टिकुलर वीडियो में नहीं समझ आ रहा है तो आपको पिछली वीडियो को बाकी के जो शिफ्ट मैंने सॉल्व कर रखे हैं उनको जरूर से देखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये कह रहा है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद कह रहा है कि 1.5 आवर्स लेटर यानी कि 1.5 घंटे बाद अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 2.5 आवर्स बिफोर द फर्स्ट कार, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि टाइम सेम हो, टाइम सेम कहने का क्या मतलब है, सॉरी टाइम सेम नहीं, डिस्टेंस सेम हो। जैसे मान लो पॉइंट ए से कोई कार चली और पॉइंट बी पे पहुंच गई, इसके कुछ टाइम बाद दूसरी कार चली और वो भी बी पर पहुंच गई लेकिन पहले वाले से पहले ही पहुंची है, केस तो यही है। और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले आपको ये पता है कि डिस्टेंस दोनों के लिए ही सेम है, दोनों को ए से बी जाना है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा और जो टाइम का रेशियो होगा वो एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं स्पीड की रेशियो की बात करूं तो पहला जो गाड़ी है वो 20 की रफ्तार से चलती है, दूसरी गाड़ी 30 की रफ्तार से चलती है। तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो 30 और 20 का आएगा, उल्टा होगा, और जीरो काटोगे आप तो 3 और 2 आ जाएगा। अब यहां पर देखो इनके टाइम में कितने का अंतर है, 1 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का अंतर आएगा, एक बार में 1.5 घंटे वो बाद था और यहाँ 2.5 घंटे पहले था। तो बाद और पहले के केस में आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 2.5 घंटे और 1.5 घंटे कितने होते हैं दोस्तों, 4 घंटे। तो अगर एक की वैल्यू 4 घंटे है तो आप इस 2 या 3 किसी एक की वैल्यू निकाल लो, 2 की वैल्यू निकालोगे तो ये 4 दूना 8 घंटे, यानी कि यहां पर 8 घंटे इसको लगे हैं जब ये 30 की रफ्तार से चली है। तो अगर 30 की रफ्तार से 8 घंटे चलेगी तो 8 या 24 यानी कि 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो ए की भी वैल्यू निकाल सकते थे। जब 1 की वैल्यू आप बोलते कि 4 है तो 3 यूनिट की वैल्यू होता 4 दिया 12 घंटे। तो 12 घंटे तक अगर वो 20 की रफ्तार से चलेगा तो भी 240 किलोमीटर चल लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखिए एक निश्चित बिल पर 25% डिस्काउंट और 15% और 10% के दो लगातार डिस्काउंट के बीच का अंतर 25 रुपए था। तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। देखो एक बार 25% का डिस्काउंट है और एक बार ये डिस्काउंट है, तो डिफरेंस जो आएगा वो यहीं पर आएगा। यहां पर जो सक्सेसिव डिस्काउंट बनता है वो आपको पता होगा कि -15 और -10 और फिर प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 150/100 यानी कि 1.5 आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये -10 और 15 25 बन रहा है, वो इस 25 से कटेगा और यही डिफरेंस बचेगा, यानी कि जो डिफरेंस है दोस्तों वो 1.5% का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये 1.5% जो है वो क्वेश्चन में 25 दे रखा है, तो आपको 100% निकालना है कि कितना होगा। अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं तो 0 यहां आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहां से 5 से काट दूं इसको तो ये कटेगा 50 पच्चे 250 और ये 3 पच्चे 15। 3% की वैल्यू अगर 250 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3 से इसको, सॉरी 50 है तो 1 से इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 3 से 1 कट जाएगा, देखो 16 3 48 पॉइंट समथिंग। तो 1 की वैल्यू 16 है तो 100 की वैल्यू 1600 होगा। 1600 से थोड़ा ऊपर आंसर आएगा, 1600 के करीब जो है वो ऑप्शन डी है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं। तीसरा जो क्वेश्चन है अपने पास, एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलो के लिए 1300 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य में 15% की और वृद्धि करता है, तो बताना है कि शुद्ध लाभ क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो, अगर वो मान लो 1000 ग्राम के बदले 1300 ग्राम दिखाता है तो कितने का फायदा हो गया यहाँ पर, इससे 300 बढ़ गया 1000 पे, तो 100 पे 30 ही बढ़ेगा, यानी कि 30% का फायदा तो यहाँ पे हो गया। आप परसेंटेज इंक्रीज चेक कर सकते हो, यहाँ 30% का फायदा हो गया और 15% और वो बढ़ा के बेचता है। तो दोनों को कंबाइंड कर लो, 30 और प्लस 15 और माइनस होगा, देखो
चूंकि ये दोनों ही है तो प्लस ही करना पड़ेगा आपको। ये 15×3=45 यानी कि 450 और बटा 100, तो ये आएगा यानी कि 15 और 30 45 और 4 49 और 0.50। तो ये जो है ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, जब भी दो बार हम किसी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं परसेंटेज में तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है द नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर टू दिस नंबर एंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 765। अच्छा देखो 765 से पूरा कटने का मतलब है कि इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से कटना चाहिए। साथ ही साथ देखो 7 6 13 5 18 आ रहा है ना, तो 18 9 से कटता है तो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो वह नंबर जो 5 और 9 से डिवाइड होगी वही यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है आंसर। चेक कर लो, ये 5 से तो कटता ही नहीं, इनमें से चेक करो जो 9 से डिवाइड होता हो। पहला देख लो, ये 9 तो कट ही रहा है, 8 और 8 16, 16 और 5 8 8 16 और 7 6 13 और 5 28, ये नहीं कट रहा है। इसको चेक कर लो, 9 कट ही रहा है, 8 7 15, 15 और 5 20 और 7 27, ये कट रहा है 9 से। इसको चेक कर लो, 7 3 21 और 8 29 और 5 34, ये भी नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस इतना ही करना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आपको cos a बाई 1 प्लस tan a और माइनस sin a बाई 1 प्लस cot a की वैल्यू बतानी है कि ये इसमें से किसके करीब किसके बराबर होगा। ठीक है, बेटर होगा कि ऐसे केस में हम a की जगह पर कोई वैल्यू पुट कर दें, जैसे 45 डिग्री ज्यादा इजी रहेगा, tan और cot है तो अगर मैं 45 लेता हूं इसके जगह पर, इसके जगह पे, इसके जगह पे 45 और इसके जगह पर भी, तो ये cos जो 45 है और sin 45 ये वैल्यू तो सेम ही है। देखो ऊपर जो cos 45 आएगा और ये 1 प्लस tan 45 ये भी सेम है और ये cot 45 भी सेम है, यानी कि वैल्यू 0 आएगा, तो ऑप्शन बी सही हो गया। आप चाहो तो निकाल लो। देखो cos 45 वैल्यू कितना देता है, आपको पता होना चाहिए कि cos 45 जो होता है वो 1/√2 होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि देखो ये 1/√2 हो गया और नीचे ये 1 होता है तो 1 और 1 2, और माइनस sin 45 भी 1/√2 होता है और नीचे ये 1 आएगा तो 1 और 1 2, दोनों सेम वैल्यू है तो माइनस करके 0 आएगा। और 45 पर sin और cos सेम होता है, इसीलिए दोनों की वैल्यू को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक भुजा बीसी को डी पर काटता है, यदि एबी एसी दिया हुआ है तो बीडी और बीसी का रेशियो क्या है। देखो जैसे कह रहा है, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है ट्रायंगल एबीसी में, जो ए है एंगल, इसका जो बाइसेक्टर है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये बीसी को डी पे कट कर रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए बी 10 है और एसी कितना है 14 है, तो बीडी और डीसी का रेशियो, आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा होगा। बीडी और डीसी का जो रेशियो होता है दोस्तों, बीडी और डीसी का जो रेशियो होता है वो इन्हीं दोनों साइड के, देखो बीडी के करीब 10 है तो 10 लिखोगे और डीसी के करीब 14 है तो 14 लिखोगे, बस यही आएगा। तो ये 5 और 7 बनेगा, लेकिन 5 7 किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास ये है क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। आंसर कैसे करना है दोस्तों, आंसर करने के लिए आपको पहले टाइप करना है हैशटैग फिर एनके मैथ्स और फिर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 और फिर यहाँ पे आंसर। ठीक है, पिछले वीडियो में किसने किसने आंसर किया है ये मैं आगे बताऊंगा। अभी वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने पिछले वीडियो में सही आंसर दिया है, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो उसका आंसर किसने सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको बोला गया है 5000 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग को 4% पर और दूसरे को 5% पर इन्वेस्ट करने पर जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो 223 रुपए मिला है, तो 4% पर कितना रुपए इन्वेस्ट किया गया था ये बताना है। ठीक है, बेटर होगा कि हम एलिगेशन यूज कर लें इसमें। एलिगेशन अगर लगाते हो तो एक बार 4% वाला लिखोगे और एक बार 5% वाला। देखो 5000 अगर पूरी राशि को मैं 4% पे लगा दूं तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा इसका 4%, यानी 200 रुपए मिल जाएंगे। अगर मैं 5% पे लगा दूं तो 250 रुपए मिलेंगे, लेकिन मिले कितने हैं इसको 223 रुपए, तो 223 आप बीच में रख दो, माइनस कर लो, ये 23 देगा डिफरेंस और ये कितना देगा आपको 27। ठीक है, तो 23 और 27 का रेशियो बन गया आपके पास। आपसे पूछ रहा है 4% वाला, तो 100% वो 27 का मल्टीपल ही होगा। बाकी चाहो तो आप पूरा चेक कर लो। इन दोनों का जो टोटल सम बन रहा है दोस्तों वो कितना बन रहा है, तो आप बोलोगे दोनों का सम बन रहा है 50, लेकिन क्वेश्चन में जो टोटल राशि है वो 5000 रुपए है। तो 50 की वैल्यू अगर 5000 है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 100, यानी 27 की वैल्यू 2700 और 23 की वैल्यू 2300। 4% वाला पूछ रहा था वो 2700 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये कह रहा है एल द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या जे द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है। ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया, ये भी मुश्किल सवाल नहीं है और वैसे ही इसका भी आंसर करना है। अब मैं पिछली वीडियो का कमेंट बॉक्स खोलता हूं और देखता हूं किसने किसने उसमें आंसर सही दिया है। तो इस बार वैसे लोग जिन्होंने सही आंसर किया था, पिछला जो सेट था वो कौन सा सेट था दोस्तों, 2 दिसंबर का 4th शिफ्ट का सॉल्यूशन था पिछला वीडियो,
और उसमें देखो काफी लोगों हैं ऐसे जिन्होंने सही आंसर किया है। जैसे पहला तो पीएस है अपना, दूसरा अपने हैं एन एन कश्यप, एन एन कश्यप। सबके नाम मैं बारी बारी से लिखूंगा, बहुत ज्यादा नाम नहीं है, सो डोंट वरी, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अभिषेक भाई हैं अपने, अभिषेक कुमार। तो अभिषेक जी ऐसे ही आगे बढ़िए और अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। इसके बाद है अपने मिस्टर अमित कुमार, अमित कुमार अमित, इन्होंने भी सही आंसर मार्क किया है, ठीक है। देखो ये नाम बस इसलिए है कि आप इससे मोटिवेट हो और आगे जाकर के पढ़ाई करो और हर एक वीडियो में आप सही आंसर मार्क करो। देखो भले ही क्वेश्चन मुश्किल नहीं पूछता हूं मैं, आसान क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए पूछता हूं, क्योंकि मुश्किल अगर मैंने पूछ दिया तो बहुत लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि ये तो आपको ही नहीं आ रहा था इसलिए आपने छोड़ दिया हमारे लिए, ठीक है। इसीलिए मैं आसान क्वेश्चन ही पूछता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आप घिस जाओगे। आसान क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी। कभी कई कई बार मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे आप फॉर्मूले याद कर सको, ठीक है। अगला जो है अपना नाम वो पीयूष भाई का है, ठीक है, पीयूष कुमार, इन्होंने भी सही आंसर मार्क किया। और एक है बिमल सेठ अपने, बिमल कुमार सेठ, ठीक है। तो इन्होंने, और आशा करता हूं कि इस वीडियो में भी आप सभी लोग जिनका नाम इसमें लिखा गया है वो इस वीडियो में भी जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप जरूर से सही आंसर मार्क करके और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे, ठीक है। बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपने पास ये कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज दिस, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपको बताना है किस चीज का दोस्तों, स्फीयर का। अच्छा, स्फीयर का सरफेस एरिया होता क्या है, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई की जगह पर 3.14 लेना है और आर स्क्वायर, तो आर आपको पता नहीं है तो वो यहां से निकालना पड़ेगा। देखो गोले का आयतन दिया है, आयतन क्या होता है 4/3 और पाई आर क्यूब, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 24416 और 0.64। यहां से आर की वैल्यू आप निकालोगे तो वहां पुट कर सकते हो। देखो ऐसे केस में अब हमने देखो 4 और पाई का तो वैल्यू रख दिया है, बचता है हमारे पास बस आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। अब देखो ये 4 हो गया और बाई 3 और पाई की जगह पर 3.14 आप रख लो और इंटू का ये आर क्यूब और ये देगा आपका 24416.64। इसको आप काटना, देखिए अगर अब मैं काटने चलूं इसमें तो 4 से कटेगा ये। सबसे पहले तो ये पॉइंट से चाहो तो पॉइंट काट लो, ठीक है। 4 से अगर इसको काटते हैं तो ये 4 छक्के 24, 4 एक बार में 0, 4 चौके 64 और 16 चौके 64, ठीक है। 4 चौके 16 और 16 चौके 64। अब 2 से काट सकते हैं इसको, 2 से अगर काटोगे तो ये 157 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो 30 दूना 60, 5 दूना 10 और 20 दूना 40, 8 दूना 16, इतना आ रहा है। देखो अभी काटने में ये लगेगा टाइम, डेफिनेटली ये टाइम लेगा। अभी तो हम काटते नहीं है, कुछ और दिमाग चलाते हैं। कुछ और दिमाग का मतलब, जैसे अगर मैं आर क्यूब की वैल्यू लिखूं तो ये आएगा अभी 305208 और इंटू का 3 और डिवाइडेड बाई 157। आपको पता है कि इस 3 से ये तो नहीं कटने वाला है, यानी कि ये 3 अभी आर के साथ बना रहेगा। तो आर की जो भी वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि वो 3 से कट जाएगा, ठीक है। और अगर r की वैल्यू 3 का मल्टीपल होगा तो जब यहां आर स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो वो 9 का मल्टीपल मिल जाएगा, डेफिनेटली ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है। अब अगर ये 9 का मल्टीपल है तो आंसर वही पॉसिबल होगा जो 9 का भी मल्टीपल होगा। साथ ही साथ यहां पे 4 है तो आंसर वो पॉसिबल होगा जो 4 से कटे। अब देखो आप ये मत दिमाग लगाना यहां पर, जैसे देखो कई बार हम क्या होता है ये देखते हैं कि जब भी ऐसा लिखा होता है कि दशमलव के 2 स्थानों तक सही ज्ञात कीजिए, ठीक है, करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो ऐसे में हम यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल सम या फिर जो अपना डिविजिबिलिटी लगाते हैं ये सब हम यहाँ पे नहीं लगा पाते। लेकिन पहले आपको ये श्योर होना पड़ेगा, देखो कहां पे लगाना है वो और कहां पे नहीं लगाना है। जब भी ये दशमलव में 2 स्थानों तक लिखा रहे तो 90% केसेस में हम नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर हम ये सारे रूल फॉलो कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का, डिजिटल सम का और डिविजिबिलिटी रूल। लेकिन कब फॉलो कर सकते हैं, जब आप ये श्योर हो कि देखो अब जैसे यहां पर हम ये श्योर हैं कि पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट जो बचा है बस यही डेसिमल पार्ट है, बाकी ना तो यहां पे डेसिमल है ना इसमें डेसिमल है, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आएगा और हर एक ऑप्शन में 2 डिजिट है, यानी कि इसके आगे अब कुछ और नहीं आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी ये परफेक्ट वैल्यू आपको लिखा हुआ है। ऐसा रहता है कि मान लो आपके पास ऐसा आ गया 1678 और 0.2570 ऐसे आ रहा है और हमने यहीं तक ऑप्शन दिया है 2 डिजिट तक ही, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक। तो ऐसे केस में हमें ये पता चल जाता है कि देखो डेसिमल के बाद और भी डिजिट्स आ रही हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है, तो हम ना तो डीएस लगाते हैं, ना डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं और ना ही लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लेकिन यहां पर हम लगा सकते हैं बिकॉज वी आर श्योर
किस बात की श्योरिटी है भाई कि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आएगा। तो अब आप यही चेक कर लो कि 4 से कौन सा कट रहा है। देखो 4 से ये कट रहा है, लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। या फिर आप 9 का मल्टीपल देख लो, 9 का मल्टीपल भी बी ही आना चाहिए जहां तक मुझे ज्ञात है, क्योंकि जब आंसर वही पॉसिबल है तो वो डेफिनेटली 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अब। और अगर वीडियो आप समझ पा रहे हो, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप समझ गए हो, तो जरूर से लाइक करना और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जाना। ठीक है, अगला सवाल देखिए अपने पास क्या है दोस्तों। ये बोला गया है ये 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और प्लस ये 1 बाई 1 माइनस फिर से कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा होगा। तो ये एलसीएम लोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर ऊपर लिखोगे, इसको ऊपर लिखोगे तो साइन साइन कट जाएगा, प्लस माइनस से और 2 बचेगा। तो ये 2 और कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर बचेगा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया है 4a प्लस 5 बाई ए प्लस 5 की वैल्यू इतनी है, तो इसका वैल्यू बताना है। देखो ये देख के तो आप समझ गए होंगे कि आपको 4a प्लस 5 बाई ए इसकी वैल्यू पहले पता होनी चाहिए, तभी इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। तो चलो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा भाई, यहां से 5 को इधर लेके आ जाओ तो 4a और प्लस 5 बाई ए निकल जाएगा, 7 बचेगा ना, 5 इधर आके माइनस होगा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये 4 चौका 16 ए स्क्वायर और 5 बचे 25 बाई ए स्क्वायर और प्लस 2 ए बी, तो 2 ए के जगह पर आप लिखोगे 4a और बी के जगह पर लिखोगे 5 बाई ए और इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, यही होगा। ये देखो ए से ए कट जाएगा और ये तो हमें निकालना ही है, ये हो गया 4 दूना 8 पचे 40, इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना आएगा 9, लेकिन 9 तो नहीं है ना यार, 4 दूना 8 पचे 40, हमने दोनों साइड स्क्वायर ही किया था ना, बिल्कुल। एक मिनट, कहाँ गलती कर दिया हमने, कुछ तो छूटा हुआ है, चेक करने दो फिर से। फिर से चेक करने से अच्छा है कि फिर से मैं बना ही दूं, रुक जाओ, मिट जा भाई। कहीं पर कुछ मिस हो रहा है डेटा, लेकिन जब फिर से सॉल्व करेंगे तो वो पकड़ में आ जाएगा। यहीं से फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 इधर ले गए, 14 में अच्छा अच्छा यहीं पे गलती है ना, 14 में से 5 जाएगा तो 9 होगा ना। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो 4 चौके सॉरी 16 ए स्क्वायर और प्लस 5 बचे 25 बटा ए स्क्वायर और प्लस 2, ए की जगह पर 4 आएगा, बी की जगह पर 5 ही आएगा, क्योंकि ये ए तो कैंसिल हो जाएगा और लास्ट साइड में आपका 9 का स्क्वायर 81 आएगा, तो ये 40 अब माइनस करोगे इसमें से तो 41 बचेगा, 41 इज द आंसर, ऑप्शन सी। चलिए दोस्त अगला सवाल अपने पास ये है, ये कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन सी, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सेक्शन सी पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। सेक्शन सी में आपको बताना है कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जो साइंस में पास हुए हैं लेकिन गणित में फेल हुए हैं। देखो ये है जो दोनों में पास है, ये उनको दिखाता है हर एक सेक्शन के स्टूडेंट्स के नंबर को। ये फेल्ड इन साइंस यानी कि जो विज्ञान में फेल है लेकिन गणित में पास है, और ये जो विज्ञान में पास है लेकिन गणित में फेल है। यही हमें चाहिए था ना, जो विज्ञान में पास हो और गणित में फेल हो। इसमें सेक्शन सी में कितने छात्र हैं, तो 8 छात्र हैं, इसको परसेंटेज में बनाना है तो आप लिखोगे 8। ये टोटल देख लोगे कि सेक्शन सी में टोटल कितने हैं, जोड़ लो, 18 और 8 26 और 10 36 और 56 कितना हो गया 92 और इंटू का 100, तो ये 23 चौके 92 और ये 2 चौके 8, यानी कि ये आ गया 200 बटा और 23। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, अगर देखो 10 बार में कटता तो ये तो 230 पे चला जाएगा, यानी कि 9 पर भी नहीं जाएगा, 8 पर जाएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 14 पे आ जाए तो ये कह रहा है कि रुचि, खुशी और तेजू एक काम को इतने दिनों में कर सकते हैं। रुचि कितने दिनों में कार्य कर सकती है यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन उसकी सहायता प्रदान करें तब। शुरू करते हैं, देखो पहले रुचि, फिर खुशी और फिर तेजू, ये 30 दिन 40 दिन और 60 दिन में काम को कर सकते हैं। इनका जो एलसीएम बनेगा दोस्तों ये बन जाएगा 120, तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो रुचि 30 चौके 120 होता है, और ये 4 तिया और ये 6 दूना, ये इनकी एफिशिएंसी आ गया 4 3 और 2। अब काम करेगी रुचि, देखो भाई पहले दिन ये 4 यूनिट काम करेगी, दूसरे दिन भी रुचि काम करेगी तो 4 यूनिट, तीसरे दिन रुचि के साथ खुशी और तेजू भी काम करेंगे, यानी कि 4 3 7 और 2 9 यूनिट का काम होगा। तो पूरे 3 दिन में कितना काम हो गया, 9 4 13 और 4 17 यूनिट का काम हो गया दोस्तों 3 दिनों में। अगर 17 यूनिट का काम 3 दिनों में है तो 120 के करीब जाना है भाई, तो 17 17 119, लेकिन 119 तक नहीं जाओ तो बेटर होगा, जा भी सकते हैं लेकिन 4 कम ही रखो आप, 17 सत्ते 119 और ये 3 सत्ते 21, हाँ ठीक है
बात बन जाएगा। देखो लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी आप जब ये देख लिए और ये पूरा देखो, अगर 17 से ये 120 पूरा नहीं कर सकता है, फिर आंसर वही पॉसिबल हो सकता है जिसके नीचे या तो 4 हो या फिर 8 हो, सॉरी 9 हो। आप देखोगे कि ऑप्शन में 4 एक ही के नीचे है और 9 किसी के नीचे नहीं है, तो ऑप्शन बी ही सही हो गया। बाकी आपको पूरा सॉल्व करना हो तो ये 17 सते 119 आ रहा है 7 टाइम्स में, इधर भी 7 टाइम्स करोगे तो 3 सते 21, यानी कि 21 दिनों में 100 यूनिट 19 यूनिट का काम खत्म हो जाएगा। अब बाकी का जो 1 यूनिट का काम होगा वो ए आके करेगा, यानी कि आर रुचि आके करेगी, तो 1/4 और टाइम लगेगा। तो 21 और 1/4 यानी कि 21 चौके 84 और 1 85 और बटा 4। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 15 में गोले का व्यास दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये होमवर्क हो गया। ठीक है, मन हो तो इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं तो फिर क्या ही कहें अब। ये देखो 12 सही 1/2 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है राम को, अब देखो ये कह रहा है कि राम अपने धन का इतना खो देता है और शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 बचता है, तो राम के पास शुरू में कितना पैसा था ये बताना है। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, इसमें परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज 12.5%। ठीक है, 12.5% कितना होता है दोस्तों, आपको पता है 25% 1/4 होता है, 12.5% 1/8 होता है। ठीक है, तो अपने धन का 1/8 खो दिया और यहाँ 75% यानी कि 3/4 खो दिया। देखो अब इसका मतलब उसके बाद इतना बचा, तो शुरू में कितना था, आप डायरेक्ट उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दो, 630 है। देखो जब 3 में से 4 खो दिया, इसके मतलब क्या हुआ है, इसका उल्टा आप लोगे सीधा सीधा उल्टा कॉन्सेप्ट, यानी देखो ये 4 में से अगर 3 खर्च हो गया तो एक बचा 4 में से, लेकिन यहाँ उल्टा लिखोगे 4/1। यहाँ 8 में से एक खर्च हो गया तो 7 बचा 8 में से, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखोगे 8/7। तो ये 7 में 63 यानी कि 90, तो 9 चौके 36 और 36 अट्ठे, या फिर ऐसे कर लो 8 में 72 दूना 144 दूना 288, तो 288 वाला आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अलजेब्रा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू 13 है तो पावर 4 बताना है, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। पहली बार स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 13 का स्क्वायर और माइनस का 2 आएगा। अगली बार फिर से स्क्वायर करोगे तो ये पावर 4 बन जाएगा, और फिर से 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 169 में से 2 माइनस करोगे तो 167। तो अगला बार 167 का स्क्वायर माइनस 2 आएगा। ये 7 का स्क्वायर 49, लास्ट में 2 और माइनस का, सॉरी 9 और माइनस का 2, तो 7 आएगा लास्ट में, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही। क्या, अच्छा एक मिनट आंसर नहीं है, मैं समझ गया क्यों नहीं है। यहाँ पे देखो पहली बार माइनस था तो यहाँ प्लस आता, सॉरी, तो ये आपका 69 में 2 जोड़ते तो 71 बन जाता, 71। ठीक है, तो ये 71 का स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर में तो लास्ट में एक ही आता ना, तो एक को आप कुछ भी मान लो, 11 मान लो, 21 मान लो, 31 मान लो, और 2 माइनस करो तो 9 आएगा, लास्ट में 9 आना चाहिए, ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है किस स्टोर में M2 मशीनों की संख्या प्रति स्टोर M2 मशीनों की औसत संख्या से अधिक है। M2 कौन है भाई, M2 है ये ऑरेंज वाला, ठीक है, जो ऑरेंज कलर का है, या जो भी आप कलर समझ लो। आपको बताना है कि M2 की जो संख्या है वो एवरेज से अधिक है किस वाले में। ठीक है, ये नाम दे रखा है S4 S3 S2 और S1। तो पहले इनका औसत निकाल लेते हैं। देखो 14 और 8 32 और 8 40 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 और डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये चार संख्याएं हैं, 4 से डिवाइड करोगे 13 चौके 52, तो 13 से ज्यादा किसमें है दोस्तों ये बताना है। नहीं 52 नहीं आएगा ना, 52 नहीं आएगा, ये 42 ही आएगा ना, मैंने इसको 32 जोड़ के कर दिया, सॉरी वो 22 ही होना था, तो ये 42/4 आएगा। यानी 2 बार आधा करना है, 21 का आधा कितना आ जाएगा 10.5, तो 10.5 से जो ऊपर है यहां पर ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, तो ये S1 है और ये S4 है जिसमें ज्यादा है, S1 S4 किसमें है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें तो ए बी और सी डी, ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, तो कौन सा अनुपात ए सी के बराबर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखो ए बाई बी अगर आपको सी बाई डी के बराबर दिखाना है यहाँ पर, तो यहां से ए की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, बी सी बाई डी आ जाएगा। ठीक है, तो ए और सी अगर रेशियो बताना है तो आप ए के जगह पर बी सी बाई डी पुट कर दो और यहाँ पर सी का सी ही रह जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये डी बच गया और ये बी बच गया, बी रेशियो। अब इतना किसी ऑप्शन में है नहीं तो फिर तो कुछ और दिमाग चलाना पड़ेगा, फिर हटाओ इसको, एक मिनट, कुछ अलग करना पड़ेगा। कहाँ भाग रहे हो भाई, देखो यहीं से
अच्छा, ए और सी ही अगर चाहिए तो सी को हम इधर लेके आ जाएं तो ये ए बाई सी बन जाएगा और ये बी उधर जाएगा तो बी बाई डी हो जाएगा। लेकिन बात वही आ गया बी रेशियो डी जो हमने उधर लिखा था। अच्छा, अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद हो कि जब भी ऐसा कंडीशन हो तो हम ऊपर वाले का सम एक साथ और नीचे वाले का सम एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि यही सेम चीज किसके बराबर हो सकता है, ऊपर वाले का सम यानी कि ए प्लस बी और नीचे वाले का सम यानी कि सी प्लस डी। तो ये इसके बराबर भी हो सकता है और ए प्लस बी और सी प्लस डी ऑप्शन डी में है। ठीक है, देखो आप इसको ऐसे समझ लो, मान लो हमने ये लिखा कि एक्स बाई वाई हमें दिया है कि ये मान लो 3/4 दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, चलो मैं ऐसा लेता हूं जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, तो 3 और ऊपर वाला मैं 5 ले लेता हूं, ठीक है, और नीचे वाला मैं 3 ले लेता हूं। ठीक है ना, बात क्लियर है। अब देखो इसको, अब देखो चूंकि इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं ऐसे कि ये फिर से 5/3 हो गया। अब मैं ऊपर वाले का सम और नीचे वाले का सम कर देता हूं तो ये 5 और 5 10 और 3 6 आ गया। लेकिन आपको पता है कि फिर से काटेंगे तो ये 5/3 ही आएगा, यानी कि ये इसी के बराबर आएगा। तो इस तरह से, हालांकि ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का ही एक फॉर्म है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। 20 नंबर पे बात करते हैं। 20 नंबर में आपको बताना है इसका कारक क्या हुआ, कारक यानी कि फैक्टर। इसका फैक्टर कैसे निकाल सकते हो आप, बेटर होगा कि हम ऑप्शन का यूज कर लें। ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कौन इतना आ रहा है। लेकिन ये ध्यान देना, ये प्लस का 25 है तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि अचर पद, ये दोनों में ही पॉजिटिव होनी चाहिए तभी प्लस का 25 आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, इसमें तीनों में 5 प्लस है, इसमें तीनों में 5 प्लस है। तो मल्टीप्लाई कर लें, अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ये और प्लस ये, तो ए प्लस बी, और फिर ये भी सेम है, उसमें आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में इसको लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस का 3x। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। और इसको मैंने लिख दिया कि ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस 5 और माइनस का 3x। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस 3x का स्क्वायर हो गया 9 और एक्स स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 पच्चे 25 और प्लस 5 दूना 10 और एक्स स्क्वायर और माइनस का 9x स्क्वायर। तो ये x के पावर 4 प्लस ये हो गया देखो 25 और 10 में से एक बार जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ये तो इसी के बराबर आ गया ना जितना चाहिए था, तो ऑप्शन बी ही सही होगा। अब देखो आप चाहो तो इसी के जैसा इसको सॉल्व भी कर सकते थे 2 पार्ट में करके, ये मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, लेकिन उससे बेटर है कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो ऑप्शन से। अगला सवाल है अपने पास, एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्याखंड का कोण दिया हुआ है, तो त्रिज्या बताना है। अच्छा बताओ, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता है थीटा बट्टा 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7 और आर स्क्वायर। और ये कितना दिया है आपको 66 और थीटा की जगह पर 60 दिया है, तो अगर मैं इसकी जगह पे 60 रख दूं तो 60 से 6 बार में कट जाएगा और 22 से ये 6 बार में कट जाएगा। तो आर की वैल्यू 2 6 और 1√7 तो ऐसे ही रह जाएगा। 22 तिया 66, ये 3 होगा, तो 6 तिया 18 और गुना में 7 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको अगर 18 को आप 9 गुना 2 लिख देते हो तो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर 7 दूना 14 रह जाएगा। तो 3 और रूट 14 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही। ये अगला सवाल, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, अच्छा बताओ इसका एचसीएफ निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनका एचसीएफ क्या होगा ये बताओ। एचसीएफ यानी कि जो सबको काट दे, तो 4 तो नहीं काट पाएगा सबको, 3 भी नहीं काट पाएगा, 2 काट पाएगा, तो 2 वाला आपका पॉसिबल है आंसर। नीचे अब आपका एलसीएम लिखना है इनका, तो इनका एलसीएम लिखोगे 17 5 5 का एलसीएम। अब लेकिन यार ये अब क्या बेवकूफी है, नीचे 255, हर एक ऑप्शन में ही 255 है, 255 इनका एलसीएम तो कभी नहीं बनेगा, लगता है कुछ गड़बड़ है। देखने दो ओरिजिनल क्वेश्चन में, भाई मेरे ओरिजिनल में यहाँ पे 5 की जगह पे 15 है। ठीक है, तो अगर ये 15 है तब 255 नीचे एलसीएम बन जाएगा। 15 5 और 17 का एलसीएम 215 आएगा, तो ये सॉरी 255 आएगा, तो ये 2/255 सी ही सही। अगला सवाल अपने पास दिया है cos q और प्लस साइन q इक्वल टू 31/25, तो cos स्क्वायर q बताना है। देखो ऐसे में आपको अपना दिमाग चलाना होगा। जैसे मान लो ये पहले देख लो कि ये है 31/25, ये कैसे लिख सकते हो। देखो मान लो अगर मैं cos को लिखूं तो ये b/h होता है और साइन को लिखूं तो ये p/h होता है।
तो ये b प्लस पी बाई एच है बेसिकली। h अगर 25 है तो b और p क्या हो सकता है बताओ। आपको पता है कि 25 में ट्रिपलेट लगता है 7 24 25 वाला। तो अगर 7 24 25 7 और 24 में मानता हूं b और p को, तो देखो 24 और 7 31 आ जा रहा है, यानी कि ये सेट हो गया। अब इसका मतलब या तो b 7 हो सकता है या ये 24 भी हो सकता है। वैसे ही p की बात करो तो ये भी 7 या फिर 24 हो सकता है, लेकिन h हर एक कंडीशन में 25 होगा। अब आपसे कॉस स्क्वायर पूछ रहा है, तो कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया कि बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो बी अगर 7 रखते हो तो 7 का स्क्वायर 49 आएगा और 25 का स्क्वायर 625। अगर बी आप 24 रखते हो तो 24 का स्क्वायर ये 576 और बटा 625 आएगा। तो इन दोनों में से कोई सा भी आंसर पॉसिबल हो सकता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कोई ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 छात्रों के औसत अंक 62 हैं, उस विषय में लड़के और लड़कियों का औसत अंक इतना इतना है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए कि कितनी है। एलिगेशन लगा लें बेहतर होगा। देखो यहाँ पर बॉयज की अगर बात करूं तो एवरेज है 60, गर्ल्स की एवरेज कितनी है 65, टोटल एवरेज कितनी है 62। ये माइनस कर लोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो टोटल अगर ये 5 है तो सवाल में ये 60 छात्र हैं, 5 की वैल्यू 60 यानी कि 1 की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू 12 या 36, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला सवाल देखिए, आपसे कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है, इसका एक डायमीटर हो गया, इसके एंड पॉइंट पर, डायमीटर के एंड पॉइंट यानी कि मान लो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दो टेंजेंट्स खींची जाती है। तो यहां से अगर टेंजेंट खींचोगे ऐसे खींचोगे, इसका टेंजेंट ऐसे खींचोगे। अब दोनों टेंजेंट यानी स्पर्श रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। देखो ये तो पैरेलल हो गया ना, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा नहीं। वो कह रहा है कि पास थ्रू ओरिजिन, ये भी नहीं हो रहा है। वे एक दूसरे के समांतर होंगे, पैरेलल तो है ही, यही सही है। फिर ऑप्शन सी, ये परपेंडिकुलर भी नहीं होगा डेफिनेटली। तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर जरूर से कमेंट करना, और वो भी हैशटैग एनके मैथ लगा के, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।